एप 1 to 10 डिस्क्लेमर, यह लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। 18 जोड़ अलर्ट, इसमें थोड़ी एडल्ट तड़का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों, आप लोग अभी डोरेमोन या मोटू पतलू देखकर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़े, लेकिन बाद में प्लीज हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे, ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर ये मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अध्याय 1, बस यही हकीकत है। वेटर, भद्दे मेकअप वाली एक औरत जोर से चिल्लाई। उसकी इस हरकत से रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे ग्राहक नाराज तो हुए, पर उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपना खाना खाते रहे। लगता है फिर से शुरू हो गया। उनमें से एक ने मुंह में चम्मच डालते हुए बुदबुदाया और कंखियों से उस औरत को देखने लगा जैसे वो ये सब देखने का आदी हो। अगले ही पल रेस्टोरेंट की यूनिफॉर्म पहने एक नौजवान तेजी से उस औरत की मेज की ओर भागा। मैम, आपने बुलाया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने पूरी विनम्रता से पूछा और अपने चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और लड़के को घूरते हुए कहा, तुम अपने मैनेजर को बुलाकर मेरी मदद कर सकते हो। माफ कीजिए मैम, लेकिन मैनेजर साहब अभी यहाँ नहीं हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकती हैं, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। लड़के ने सम्मान के साथ सिर झुकाते हुए कहा। तुम्हारा मैनेजर यहाँ नहीं है, हैं? औरत ने पूछा। नौजवान ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने ध्यान दिया कि जैसे ही उसने सिर हिलाया, औरत के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। अच्छा, तो यही वजह है कि तुम जैसे लोग इतना घटिया और सेहत के लिए खतरनाक खाना बनाकर अपने कीमती ग्राहकों को परोस देते हो। क्या तुम्हें इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं है? जो लोग अपनी मेहनत की कमाई यहाँ खर्च करने आते हैं, तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है ना? औरत की आवाज अब और ऊंची हो गई थी। कोई मूव भी समझ सकता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। नौजवान, जिस पर सवालों की बौछार कर दी गई थी, उसने एक बार फिर विनम्रता से सिर झुकाया। मैम, अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। क्या आप बताएंगी कि असल में समस्या क्या है, ताकि हम उसे सुधार सकें? राजभोग रेस्टोरेंट में हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि हम अपने ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव दें। अनुभव गया भाड़ में, औरत मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ तुम लोग जो खाना बनाते हो वो इंसानी सेहत के लिए जहर है, और तुम मुझे बेहतरीन अनुभव की बात कर रहे हो। क्या अस्पताल के बिल भरना कोई बेहतरीन अनुभव होता है? ये सुनते ही नौजवान की आंखें फड़की। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और अगले ही पल उसे खोल दिया। साफ दिख रहा था कि उसका सब्र टूट रहा था और वो खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैम, असल में समस्या क्या है? उसने सख्त आवाज में पूछा। समस्या? तुम समस्या पूछ रहे हो? समस्या यह है कि तुम्हारे खाने में जहरीली चीजें मिली है, यही है समस्या, औरत ने कहा। ये सुनते ही नौजवान ने निराशा में अपना निचला होंठ काट लिया। उसने मेज पर रखी कई खाली प्लेटों की तरफ देखा और मन ही मन हंसा। खाना जहरीला था और आप 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8 प्लेटें साफ कर गई। क्या बकवास है? नौजवान अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और पूछ बैठा। मैम, आप कह रही हैं कि खाना सेहत के लिए खराब था, पर आपने तो सब कुछ खा लिया, ऐसा क्यों? ये सवाल सुनकर औरत कुछ पलों के लिए सकपका गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दुबला पतला सा लड़का, जो एक फूंक में उड़ जाए, उससे ऐसा तीखा सवाल पूछने की हिम्मत करेगा। लेकिन वो भी कोई कम नहीं थी। वो काफी समय से इस तरह के रेस्टोरेंट और दुकानों को परेशान करती आ रही थी। वो एक बच्चे के सामने हार मानने वाली नहीं थी। वो आग बबूला हो गई और झटके से अपनी सीट से खड़ी हुई। उसके भारी शरीर के झटके से मेज पलट गई और उस पर रखी प्लेटें जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा, लड़के? हिम्मत है तो दोबारा बोलकर दिखा। वो नौजवान के चेहरे पर गुर्राई। साफ था कि वो उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट, नौजवान ने अपना सिर नहीं झुकाया, बल्कि उसने सिर उठाकर उसे एक तेज और ठंडी नजरों से देखा। ये देखकर औरत एक पल के लिए घबरा गई और उसका गुस्सा और भी भड़क गया। उसने अपना हाथ उठाया और जैसे ही वो नौजवान को थप्पड़ मारने वाली थी, किसी दूसरे हाथ ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए मैम, मैं इस जगह का मैनेजर हूँ। चलिए मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं, उस दूसरे हाथ के मालिक, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। रेस्टोरेंट के मैनेजर को देखकर औरत समझ गई कि अब उसे अपना नाटक खत्म करना होगा, लेकिन वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम इस बदतमीज लड़के को अभी नौकरी से निकालो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और यहाँ से सीधी चली जाऊंगी, और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में इतने बुरे रिव्यू लिखूंगी कि कोई यहाँ आएगा भी नहीं, उसने ठंडी और धमकी भरी आवाज में कहा। अधेड़ उम्र के मैनेजर ने देखा कि औरत पीछे हटने के मूड में नहीं है, तो उसने वही करने का फैसला किया जो वो चाहती थी।
वो नौजवान की तरफ मुड़ा और सख्त आवाज में बोला, तुम्हारी नौकरी गई, जाने से पहले अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़ जाना, तुम्हारी तनख्वाह और बाकी हिसाब तुम्हें मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। नौजवान ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिलाया और चुपचाप किचन की तरफ चला गया। उधर औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बहुत अच्छा फैसला है, उसने संतुष्टि के साथ कहा। मैनेजर ने सिर हिलाया। प्लीज मेरे पीछे आइए, उसने कहा और औरत को अपने ऑफिस की ओर ले जाने लगा। नौकरी से निकाला गया नौजवान रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। उसने अपने फोन पर समय देखा और एक गहरी सांस ली। वो मुड़ा और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। घर की ओर बढ़ते हुए उसके कदम भारी लग रहे थे। नौजवान का दिमाग जिंदगी और उसके मतलब जैसे गहरे सवालों में उलझा हुआ था। उसे नौकरी जाने का ज्यादा अफसोस नहीं था, क्योंकि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। उसका बॉस, मतलब पुराना बॉस, काफी समय से उसे निकालने का कोई अच्छा बहाना ढूंढ रहा था, और आज उस औरत वाले किस्से ने उसे वो बहाना दे दिया था। नौजवान को हैरानी नहीं होगी अगर उसे पता चले कि यह सब उसके पुराने बॉस की ही कोई चाल थी। वैसे भी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जहां तक उसके गहरे सवालों की बात थी, आखिर में हर किसी की तरह उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। इन सब सवालों को पूछने का फायदा ही क्या है? अगर मुझे जवाब मिल भी गया तो क्या बदल जाएगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा सबसे नीचे रहकर गुजारी है, एक के बाद एक बुरी चीजें ही झेली हैं, कभी कुछ भी अच्छा अनुभव नहीं किया। लेकिन ये किसी की गलती नहीं है, नहीं इस बेरहम दुनिया की। यह शायद इसलिए है कि मुझ में कोई हुनर ही नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे बस जिंदगी के बहाव के साथ बहते जाना है। बस यही हकीकत है। आर्यन एक लंबी आह भरकर उसने फालतू के विचारों को झटक दिया और अपना ध्यान सामने की सड़क पर लगाया। सड़क पर चलते हुए वो एक पुरानी सी कॉलोनी की बिल्डिंग में मुड़ गया। कुछ मिनटों बाद आर्यन ने दरवाजे का ताला खोला, उसे खोला और अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजे के पास से उठाए कुछ लिफाफे पुरानी मेज पर फेंक दिए और अपने बिस्तर पर ढह गया। बिस्तर का फ्रेम जोर से चरमराया और पुराना गद्दा दबकर लगभग फ्रेम से एक हो गया। आर्यन दर्द से थोड़ा कराह उठा, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग किसी और चीज पर लगा हुआ था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और उसकी मौजूदा हालत को देखकर यह साफ था कि उसे तुरंत कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। वो लिफाफे घर खाली करने के नोटिस और कुछ अनचुके बिलों के थे। उन लिफाफों के अलावा उस एक कमरे के घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। और आर्यन का बैंक खाता, उसमें मुश्किल से 1500 रुपये पड़े थे। हालांकि उसके बॉस ने कहा था कि वो उसका हिसाब भेज देगा, पर आर्यन को उस पर कोई भरोसा नहीं था। वैसे भी अगर उसे पैसे मिल भी जाते तो वो उसके ऊपर चढ़े कर्ज के विशाल सागर में एक बूंद के बराबर होते। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? अगले ही पल आर्यन के सिर में एक आवाज गूंजी। डिंग। अध्याय 2, अल्टीमेट साइन इन सिस्टम। डिंग। बधाई हो होस्ट, अल्टीमेट साइन इन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। क्या आप सिस्टम को खुद से जोड़ना चाहेंगे? अपने दिमाग में गूंजती इस आवाज से आर्यन हैरान और उलझन में पड़ गया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इतनी कम उम्र में जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद अब उसे कोई भी चीज आसानी से चौंका नहीं सकती थी। अगले ही पल उसकी हैरानी और उलझन की जगह जिज्ञासा ने ले ली। अल्टीमेट साइन इन सिस्टम, क्या तुम अपने बारे में बता सकते हो और यह भी कि तुमसे जुड़ने के बाद क्या होगा? जरूर होस्ट, सिस्टम से जुड़ने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं, जिसमें रोजाना, साप्ताहिक, मासिक और सालाना साइन इन शामिल हैं। साइन इन के जरिए आपको अलग अलग तरह के इनाम मिलेंगे, जैसे कैश, प्रॉपर्टी, स्किल्स और शरीर में हल्के सुधार वगैरह। सिस्टम में और भी फंक्शन हैं, लेकिन वो अभी लॉक हैं। जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे वो अनलॉक होते जाएंगे। सिस्टम का असली मकसद आपको इस दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनाना है। क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहेंगे? उससे पहले जो पैसे और प्रॉपर्टी मुझे इनाम में मिलेंगे, आर्यन ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। होस्ट, आपको किसी भी इनाम की वैधता, लीगैलिटी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करो। सिस्टम का आश्वासन मिलने के बाद अब और देर करने की कोई वजह नहीं थी। आखिरकार उसे बिना किसी जोखिम के अपनी बदहाल जिंदगी को सुधारने का एक मौका मिला था, और वो इसे किसी भी कीमत पर ठुकराना नहीं चाहता था। अगर इसमें कोई जोखिम होता भी तो भी वह इसे स्वीकार कर लेता। जब खोने के लिए कुछ भी न हो तो डर कैसा? उसे लगा जैसे वो कुछ भूल रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। बधाई हो होस्ट, आप सिस्टम से जुड़ चुके हैं। होस्ट, क्या आप साइन इन करना चाहेंगे? हाँ जरूर। बधाई हो होस्ट, आपको नीलकमल रेजिडेंसी में एक शानदार अपार्टमेंट, 90 लाख रुपए, 90 लाख डॉलर, एक मसेराटी ग्रैंड टूरिस्मो कार और प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल मिली है।
होस्ट, पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए गए हैं। अपार्टमेंट के कागजात और कार की चाबी सिस्टम की इन्वेंटरी में है। कार आपके मौजूदा घर के ठीक सामने खड़ी है। स्किल सीखने के लिए कृपया मुझे बताएं। जैसे ही सिस्टम ने कहा, अगले ही पल आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने बिस्तर से फोन उठाया और स्क्रीन पर जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके खाते का पिछला बैलेंस, जो सिर्फ 1500 रुपये था, अब बढ़कर 90,01,500 रुपये 90,01,500 रुपये हो गया था। अपना नया बैलेंस देखकर उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत अपना बैंक ऐप खोला। उसने कई बार ऐप को रिफ्रेश किया, लेकिन रकम नहीं बदली। अगले ही सेकंड वो जोर जोर से हंसने लगा। पूरे 1 मिनट तक हंसने के बाद आखिरकार वो रुका। चेहरे पर खिली मुस्कान के साथ उसने अपना ध्यान दूसरे इनामों पर लगाया। नीलकमल रेजिडेंसी में एक अपार्टमेंट। आर्यन ने इस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने फौरन अपने फोन का ब्राउजर खोला और इसके बारे में सर्च किया। उसे ज्यादा समय नहीं लगा और जो जानकारी वह चाहता था वह उसे मिल गई। नीलकमल रेजिडेंसी शहर के सबसे पॉश इलाके गुलमोहर एन्क्लेव में बनी एक हाई एंड रिहायशी इमारत थी। उसने ऑनलाइन जो पढ़ा उसके मुताबिक वहां अपार्टमेंट बेचे नहीं जाते थे, सिर्फ किराए पर दिए जाते थे, और किराया इतना ज्यादा था कि सबसे सस्ते अपार्टमेंट का किराया भी कम से कम 7 लाख रुपए महीना था। ये रकम आर्यन के लिए बहुत बड़ी थी, जो मुश्किल से महीने का 5,000 रुपये किराया दे पाता था। अगर सबसे सस्ते अपार्टमेंट का किराया इतना ज्यादा है तो सिस्टम को एक अपार्टमेंट खरीदने में कितना खर्च आया होगा? आर्यन को अब धीरे धीरे सिस्टम की ताकत का एहसास होने लगा था। लेकिन इनाम यहीं खत्म नहीं हुए थे, अभी तो कार और स्किल भी बाकी थी। उसने उत्सुकता से सिस्टम से पूछा कि इन्वेंटरी का इस्तेमाल कैसे करना है। बस उस चीज के बारे में सोचिए जिसे आप निकालना चाहते हैं और वो आपके सामने आ जाएगी। बिना किसी झिझक के आर्यन ने कार की चाबी निकालने के बारे में सोचा और अगले ही पल वो जादुई तरीके से उसके हाथ में आ गई। हाथ में चाबी देखकर वो मुस्कुराया। उसने उसे भींचकर महसूस किया। आर्यन को कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे कारें पसंद बहुत थीं। उसने कार की जानकारी ऑनलाइन देखने का फैसला किया। उस कार की कीमत 1.5 करोड़ से भी ज्यादा थी, जिसमें एक ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन था जो 542 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता था। कारों की अपनी सीमित जानकारी के हिसाब से आर्यन बस इतना ही कह सकता था कि यह एक शानदार गाड़ी थी। ये सच ही है कि किसी चीज की असली कद्र करने के लिए उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आर्यन ने एक बार फिर हाथ में रखी चाबी को देखा, मुस्कुराया और बिस्तर से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसे याद आया कि सिस्टम ने कहा था कि कार उसके मौजूदा घर के सामने खड़ी है, यानी उसी पुरानी बिल्डिंग के ठीक बाहर। आर्यन ने अपने कदम तेज किए और बिल्डिंग के गेट पर पहुंच गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि एक चमचमाती हुई लाल गाड़ी ठीक उसके सामने खड़ी थी। गाड़ी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसका रंग इतना चटक था कि आते जाते हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। आर्यन ने चाबी का अनलॉक बटन दबाया और कार से बीप की आवाज आई, जो इस बात का संकेत था कि वो अनलॉक हो गई है। चेहरे पर वही मुस्कान लिए वो कार के ड्राइवर साइड की तरफ गया, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अंदर बैठकर आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील, लेदर की सीट और डैशबोर्ड पर हाथ फेरा, उसके मटेरियल को महसूस किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि लेदर की सीट किस चीज से बनी थी, लेकिन उसे छूने और उस पर बैठने पर जो आराम महसूस हो रहा था वो उसके लिए काफी था। कितना हाई क्वालिटी मटेरियल है। आर्यन को अपने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में ऐसी शानदार सीट पर बैठते हुए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन यह एहसास जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी गया। किसको फर्क पड़ता है, यह मेरी गाड़ी है और मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि सिस्टम ने दिन दहाड़े सड़क पर इतनी बड़ी कार कैसे खड़ी कर दी, लेकिन उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वो अपना समय ऐसी चीज के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहता था जिसे वो शायद कभी समझ नहीं पाएगा। इसके बजाय वो उस चीज का आनंद लेना चाहता था जो सिस्टम ने उसे दी थी। चलो अब ड्राइविंग स्किल सीखते हैं। तुरंत आर्यन ने स्किल सीखने के बारे में सोचा और अगले ही सेकंड ढेर सारी जानकारी सैलाब की तरह उसके दिमाग में घुसने लगी, जिससे उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। कुछ सेकंड के बाद जानकारी का वो सैलाब रुक गया और उसके साथ ही सिर दर्द भी गायब हो गया। और जहां तक स्किल के इस्तेमाल की बात थी, जैसा कि नाम से ही जाहिर था, प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल ने उसे किसी भी वाहन, कार, हवाई जहाज, पानी के जहाज, यहां तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट और बाइक पर भी बेजोड़ नियंत्रण दे दिया था। दूसरे शब्दों में यह एक गॉड लेवल स्किल थी। ये देखने के लिए कि क्या बदला है, आर्यन ने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और ये देखकर हैरान रह गया कि अब उसे ऐसा लगा जैसे स्टीयरिंग व्हील उसके शरीर का ही एक हिस्सा हो। ये स्किल तो कमाल की है, उसने खुद से कहा। बिना और समय बर्बाद किए उसने कार स्टार्ट की और अपने नए अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। अध्याय 3, नीलकमल रेजिडेंसी।
गुलमोहर एनक्लेव, नीलकमल रेजिडेंसी, एक लाल मसेराटी ग्रैंड टूरिस्मो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स के सामने आकर रुकी। कार के अंदर आर्यन के चेहरे पर एक चौड़ी चमकदार मुस्कान थी। अपने पुराने मोहल्ले से इस जगह तक का सफर बहुत ही मजेदार था। सड़क कितनी भी खराब क्यों ना हो, लगातार झटकों के बावजूद उसे जरा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। आर्यन जानता था कि इसके लिए उसे अपनी प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो न होती तो वो अब तक इस महंगी कार को कहीं न कहीं ठोक चुका होता। आर्यन ने कार का इंजन बंद किया और सिस्टम की इन्वेंटरी से अपार्टमेंट के कागजात निकाले। कागजात उसकी गोद में आ गए और सबसे पहले उसकी नजर एक काले रंग के की कार्ड पर पड़ी, जिस पर सुनहरी धारियां बनी थीं। आर्यन ने की कार्ड उठाकर उसे ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे कार्ड पर बनी सुनहरी धारियां असली सोने की थीं और कार्ड भी किसी खास मटेरियल से बना था, क्योंकि उसे छूने पर एक बहुत ही हाई क्लास एहसास हो रहा था। कुछ सेकंड तक कार्ड को देखने के बाद वह रुक गया, क्योंकि उसे कुछ खास नहीं मिला। असल में बात यह नहीं थी कि कुछ मिला नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा है या उसे कैसे ढूंढना है। बेहतर है कि मैं ज्यादा सोचकर अपना सिर न दुखाऊं, वो मुस्कुराया और अपनी गोद से कागजात उठाकर दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। कार से बाहर निकलते ही आर्यन ने सिर उठाकर अपने चारों ओर देखा और उसका मुंह हैरानी से थोड़ा खुल गया। चारों तरफ जहां तक उसकी नजर जा रही थी सिर्फ लग्जरी गाड़ियां ही खड़ी थीं। हर बड़ा ब्रांड यहां मौजूद था, मर्सिडीज, मेबेक, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी। इन सब गाड़ियों को देखकर आर्यन को लगा जैसे वो किसी महंगी जन्नत में आ गया हो। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, यहाँ की हवा भी एकदम साफ, ताजी और किसी भी तरह की बदबू से मुक्त थी। उसने चारों ओर देखा और उसे कहीं भी गंदगी का एक कण तक नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जिस खुली पार्किंग में वो खड़ा था उसे भी बड़ी बारीकी से साफ सुथरा रखा गया था। फिर उसकी नजर अपने आसपास की खूबसूरत इमारतों पर पड़ी और वो बस देखता ही रह गया। अब उसे समझ आया कि एन्क्लेव के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे क्यों रोका था। सिर्फ यहाँ खड़ी गाड़ियों का नजारा ही उसे सब कुछ समझाने के लिए काफी था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा बंद किया और बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर वह सीधे अपने अपार्टमेंट के लिए बनी खास लिफ्ट की ओर चला गया। हाँ, इस अपार्टमेंट के साथ उसकी अपनी एक निजी लिफ्ट भी थी। यह उन खास सुविधाओं में से एक थी जो इस अपार्टमेंट के साथ मिलती थी। आर्यन लिफ्ट के पास पहुंच चुका था और की कार्ड का इस्तेमाल करके उसे खोलने ही वाला था कि तभी आम लिफ्ट का दरवाजा खुला और कोई उससे बाहर निकला। सुनो, वो लिफ्ट आम लोगों के लिए नहीं है, यह वाली इस्तेमाल करो, एक लड़की की आवाज आए। आर्यन आवाज की दिशा में मुड़ा और ये देखकर हैरान रह गया कि वो कौन थी। सान्या आर्यन की पुरानी क्लासमेट थी। वे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे, जब तक कि आर्यन ने दूसरे साल की शुरुआत में ही स्कूल नहीं छोड़ दिया। हालांकि तब वे एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं थे, क्योंकि उन दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। सान्या एक अमीर घर की लड़की थी, जबकि आर्यन का परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। साथ ही वो स्कूल की होशियार, टैलेंटेड, खूबसूरत और पॉपुलर लड़की थी, जबकि आर्यन एक शांत रहने वाला और पढ़ाई में कमजोर लड़का था। सुनो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सान्या की आवाज ने आर्यन को उसकी सोच से बाहर निकाला। हाँ, सुना, शुक्रिया, आर्यन ने जवाब दिया और अपनी निजी लिफ्ट की ओर मुड़ गया। उसने देखा कि सान्या ने उसे नहीं पहचाना। वैसे भी उसे ऐसी कोई उम्मीद थी भी नहीं, खासकर ये देखते हुए कि वो क्लास में हमेशा कितना गुमसुम रहता था। सान्या ने जब देखा कि वो डिलीवरी बॉय उसकी बात नहीं सुनने वाला, तो उसने अपना सिर हिलाया। उसने सोचा कि यह उसकी समस्या नहीं है और वो वहां से चली गई। आजकल के लोग भी ना, तौबा, उन्हें कुछ बताओ तो उन्हें लगता है कि तुम उन्हें नीचा दिखा रहे हो, उसने मुंह बनाते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उसे एक अनजानी लिफ्ट की आवाज सुनाई दी और वो चौंक गई। उसने तेजी से मुड़कर देखा तो पाया कि वो निजी लिफ्ट, जो सालों से कभी नहीं खुली थी, खुल चुकी थी। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने उलझन में उस नौजवान को देखा जो उसी की उम्र का लग रहा था। उसकी नजरें लड़के के ऊपर से नीचे तक घूमी, ये जानने की कोशिश में कि उसने क्या नजरअंदाज कर दिया, और तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ी। वो कार्ड। वह सदमे में बुदबुदाई। उसे लगा कि उसने गलत देखा है और उसने दोबारा देखा। ये तो सच में वही है, लेकिन कैसे? उसने खुद से हैरानी में पूछा। चूंकि वो 1 साल से ज्यादा समय से इसी एन्क्लेव और इसी कॉम्प्लेक्स में रह रही थी, वह जानती थी कि वो कार्ड क्या है और उसका क्या मतलब है। लेकिन जो बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि एक डिलीवरी बॉय जैसा दिखने वाला लड़का उसे क्यों पकड़े हुए था, और फिर उसके हाथ में वो कागजात भी थे। क्या उसने इसे खरीद लिया है? ये कैसे हो सकता है? उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उस रहस्यमयी लड़के से खुद पूछने का फैसला किया। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने बंद होते लिफ्ट के दरवाजे की ओर भागते हुए कहा।
लेकिन उसकी बदकिस्मती, उस लड़के ने लिफ्ट को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि बड़े बेपरवाह अंदाज में उसे अपनी ओर भागते हुए देखता रहा। उधर लिफ्ट के अंदर आर्यन मुस्कुरा रहा था और अपने नए अपार्टमेंट को देखने के लिए बेहद उत्साहित था। उसे लगा कि अपार्टमेंट कुछ खास होगा, क्योंकि इसके लिए एक निजी लिफ्ट थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके और दूसरों के अपार्टमेंट में क्या अंतर होगा, और वो इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका संबंध निजी लिफ्ट से ही था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे ऊपरी मंजिल पर है, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था। जहां तक सान्या की हरकत का सवाल था, उसने उस पर एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनटों बाद लिफ्ट रुकी और उसके दरवाजे खुले। दरवाजे खुलते ही जो नजारा दिखा, उसे देखकर आर्यन चौंक गया। उसके सामने एक लंबा खाली गलियारा था और उसके आखिर में एक बहुत बड़ा 2 पल्ले वाला दरवाजा था। लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कोई मामूली अपार्टमेंट नहीं, बल्कि एक पेंट हाउस था। ये तथ्य कि उसका अपार्टमेंट सबसे ऊपरी मंजिल पर था, उसे ये बता देना चाहिए था, लेकिन आर्यन ने इतना दूर तक नहीं सोचा था। साथ ही उसने हाथ में रखे प्रॉपर्टी के कागजात भी नहीं देखे थे, या यूं कहें, उसने इस बारे में सोचना ही नहीं चाहा, क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा है। यहाँ तक कि अब भी उसे लग रहा था कि यह पेंट हाउस नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, लिफ्ट से बाहर निकला और गलियारे में चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे और भी यकीन होता जा रहा था कि यह एक पेंट हाउस ही था। कांच की दीवारें जिनसे उसे दोनों तरफ शहर का नजारा दिख रहा था, और गलियारे की छत जो बहुत महंगे दिखने वाले झूमरों से सजी थी। जैसे जैसे आर्यन को हकीकत का एहसास होने लगा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। आखिरकार दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। कांपते हाथों से उसने की कार्ड को कार्ड रीडर पर रखा और उसे बीप की आवाज सुनाई दी, और फिर क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा अनलॉक हो गया। आर्यन ने खुद को शांत करने के लिए एक पल लिया, अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस अंदर ली, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ी। उसकी आंखें खुली और एक मुस्कान के साथ उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। ये सच में एक पेंट हाउस है, उसने अंदर कदम रखते हुए धीरे धीरे कहा। उसने अपने जूते उतारे और लिविंग एरिया की ओर चला गया, और वहां का नजारा देखकर उसके पास शब्द ही नहीं बचे। बड़े आरामदायक और कीमती दिखने वाले सोफे जिनकी किनारी सुनहरी थी, खूबसूरत साइड और सेंटर टेबल जो कांच के बने थे और उन पर भी वैसी ही सुनहरी कारीगरी थी। दीवारों पर खूबसूरत कलाकृतियां, फूलदान जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें प्राचीन काल से मंगाया गया हो, और फर्श जो आईने की तरह चमक रहा था और उसमें उसका अक्स साफ दिख रहा था। छत से लेकर दीवारों पर लगी पेंटिंग तक और यहाँ तक कि फर्श तक, हर चीज अपनी आलीशान होने की गवाही दे रही थी। आर्यन मुस्कुराया और पीछे मुड़ा और दीवार पर लगे 115 इंच के 4K QLED टीवी को देखकर दंग रह गया। ये सच में जन्नत है, उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 4, कर्ज से छुटकारा। आर्यन को पेंट हाउस में आए आधा घंटा हो चुका था। उसने इस समय का इस्तेमाल पूरे आलीशान घर का एक चक्कर लगाने में किया था, और इस चक्कर का नतीजा, वह पूरी तरह से अवाक था। पहले तो सिर्फ ये हकीकत कि उसे एक पेंट हाउस मिला है उसे निशब्द कर गई थी, लेकिन उसके अंदर की सुविधाओं ने तो उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया था। इसे पेंट हाउस या अपार्टमेंट कहने के बजाय घर कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें वह सब कुछ था जिसकी वह कभी इच्छा कर सकता था। एक लिविंग रूम जिसके साथ एक डाइनिंग एरिया जुड़ा हुआ था और सामने ही किचन था, फिर एक बेडरूम जिसके साथ अटैच बाथरूम था। हाँ, ये सब तो बुनियादी चीजें हैं, लेकिन जो चीजें बुनियादी नहीं थीं, वे थी इस पेंट हाउस का फर्नीचर, सजावट और दूसरी सुविधाएं। हर चीज एक से बढ़कर एक आलीशान और कीमती दिख रही थी कि आर्यन को लगा कि कहीं उसका दिमाग ही न घूम जाए। और जहां तक इस जगह की कीमत की बात है, उसने पता करने की हिम्मत नहीं की। उसने इंटरनेट पर पहले ही देख लिया था कि गुलमोहर एन्क्लेव के आसपास के इलाकों में पेंट हाउस की कीमत कम से कम 35 से 40 करोड़ रुपए थी। इस जानकारी और इस तथ्य को देखते हुए कि उसका पेंट हाउस खास था, और यह भी कि गुलमोहर एन्क्लेव अपनी प्रॉपर्टी बेचता नहीं था, वह अंदाजा लगा सकता था कि उसके पेंट हाउस की कीमत कम से कम 80 से 100 करोड़ रुपए होगी। यह उस इंसान के लिए एक अविश्वसनीय रकम थी जिसके खाते में 1 घंटे पहले मुश्किल से 1500 रुपए थे। पागलपन है। आर्यन के लिए ये सब कुछ एक साथ हजम करना मुश्किल था, लेकिन उसे यकीन था कि धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो जाएगी। हालांकि इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। एक आलीशान सोफे पर बैठकर आर्यन भरपूर मुस्कुरा रहा था और उसके आराम का एहसास ले रहा था। उसने टीवी का रिमोट उठाया और जैसे ही टीवी चालू करने वाला था, उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आई, जिसने उसे याद दिलाया कि उसने आज कुछ भी नहीं खाया है। आर्यन ने रिमोट वापस कांच की सेंटर टेबल पर रखा, अपनी कार की चाबी और की कार्ड उठाया, सोफे से खड़ा हुआ और पेंट हाउस से बाहर निकल गया।
शाही रसोई, गुलमोहर एन्क्लेव। आर्यन ने अपनी कार पार्क की और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसके कपड़ों ने आसपास के ग्राहकों का ध्यान खींच लिया, क्योंकि उसने अभी भी अपने वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जिनमें कुछ छेद भी थे। एक शानदार सूट पहने आदमी ने आर्यन की घिसी हुई शर्ट को देखा, फिर मेज पर रखी उसकी मसेराटी की चाबियों को। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। लेकिन आर्यन, उसे लोगों के घूरने की आदत थी। पहले वो ऐसी नजरों से सहम जाता था, लेकिन अब उसे किसी के भी घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे जो चाहे सोच सकते थे, उसे किसी को कुछ भी साबित नहीं करना था। हाँ, उसके कपड़े ऐसी जगह के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उसके पास बदलने के लिए और कुछ नहीं था और वह इतना भूखा और कमजोर महसूस कर रहा था कि कपड़ों की खरीदारी करने नहीं जा सकता था। वो आज बाद में या कल निश्चित रूप से कुछ कपड़े खरीद लेगा, लेकिन अभी उसे सिर्फ खाना खाना था। आर्यन ने मेन्यू उठाया, उसे देखा और वेटर को बुलाया। एक वेट्रेस उसका ऑर्डर लेने के लिए मेज पर आए। ज्यादा कुछ न कहते हुए आर्यन ने मेन्यू पर उन चीजों की ओर इशारा कर दिया जो वह खाना चाहता था। वेट्रेस ने बड़े सम्मान से सिर हिलाया और किचन की ओर चली गई। ऑर्डर देने के बाद आर्यन को कुछ मिनट इंतजार करना था। इस खाली समय में उसने अपने कर्ज चुकाने का फैसला किया। उसने अपने पुराने मकान मालिक को बकाया किराया ट्रांसफर किया और उसे मैसेज करके बता दिया कि उसने घर खाली कर दिया है। उसने वे सारे बिल भी चुका दिए जो उसके सिर पर बोझ बने हुए थे, और साथ ही वो 40 लाख रुपए का कर्ज भी चुका दिया जो उसके माता पिता एक अमीर आदमी के साथ भागने से पहले उस पर छोड़ गए थे। कर्ज चुकाते हुए उसे अपने माता पिता याद आ गए। जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था, और हाई स्कूल में आने से ठीक पहले उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़कर चली गई। उसे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन 2 साल बाद उसे पता चला कि जिस आदमी से उसकी मां ने शादी की थी वह उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था, और उसकी मां के पास अपने ही बच्चे को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये सोचते हुए आर्यन के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। सच तो ये था कि उसने ये कर्ज सिर्फ इसलिए चुकाया था ताकि भविष्य में उसके माँ बाप से उसका कोई लेना देना न रहे। उसकी बला से वो दोनों जाकर जहन्नुम में जलें। अब उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसे दोबारा उन्हें अपनाने पर मजबूर कर सके। आर्यन ये सब इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि अब उसके पास पैसा आ गया था। नहीं, उसने ये फैसला अभी अभी किया था। नहीं, ये फैसला उसने बहुत पहले ही कर लिया था। अगर ऐसा न होता तो वह उस कर्ज को अपने सिर पर लेता ही नहीं। उस पर से वह सालों से उस कर्ज पर अनाप शनाप ब्याज भी भर रहा था, जो उसकी पिछली बदहाल जिंदगी का एक मुख्य कारण था। लेकिन अब और नहीं। सिस्टम के साथ उसे अब पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह भविष्य में और भी अमीर बनता जाएगा। और जहां तक उसकी बात थी, वह बस अपनी इस जिंदगी का और इसके साथ आने वाली हर चीज का आनंद लेना चाहता था। वह वे काम करेगा जो वह पहले नहीं कर सका। वह जिंदगी जिएगा जो वह पहले नहीं जी सका, और वह ये पक्का करेगा कि आगे से कोई भी उसे नीची नजरों से न देखे। कहते हैं, पैसा आत्मविश्वास देता है। आर्यन के लिए यह बात सच थी। अपने सारे कर्ज चुकाने के बाद अब उसके खाते में 30 लाख रुपए से कुछ ज्यादा ही बचे थे, लेकिन वह चिंतित नहीं था। आर्यन को अपनी सोच से वेट्रेस की आवाज ने बाहर निकाला जो उसका खाना परोस रही थी। उसके जाने के बाद आर्यन ने उसे धन्यवाद दिया और खाना शुरू कर दिया। उसने चिकन का एक टुकड़ा खाया और वह इतना स्वादिष्ट था कि उसके मुंह में स्वाद का धमाका हो गया। आर्यन ने अपना भोजन बड़े आराम से खत्म किया। उसके बाद उसने बिल चुकाया और वहां से निकल गया। भुगतान करते समय उसने देखा कि कैशियर उसे अजीब तरह से देख रहा था, और जब उसने 20,000 रुपये से ज्यादा का बिल बिना किसी परेशानी के चुका दिया तो वह काफी हैरान हुआ। उसने ये भी देखा कि जब वह बिना किसी बखेड़े के रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो कुछ दूसरे ग्राहक भी उसे अजीब तरह से देख रहे थे। वो उनकी सोच को समझ रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। आर्यन ने अपना बैलेंस फिर से चेक किया। अभी भी 30 लाख रुपए से ज्यादा बचे थे। अब पुराने आर्यन को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने का वक्त आ गया था। वह अपनी कार में बैठा और एन्क्लेव के शॉपिंग एरिया की तरफ चल पड़ा। अध्याय 5, फैसले। गुड आफ्टरनून सर, अरमानी में आपका स्वागत है। जैसे ही आर्यन स्टोर में दखिल एंटर्ड हुआ, एक महिला सेल्स एसोसिएट ने हल्का सा झुककर उसका अभिवादन किया। गर्म रोशनी में स्टोर का शानदार इंटीरियर चमक रहा था। हर तरफ से परफ्यूम, विलासिता और एक शांत आत्मविश्वास की महक आ रही थी। बिना किसी झिझक के आर्यन बोला, प्लीज मुझे कुछ कपड़े, जूते और जरूरी एक्सेसरीज चाहिए। कुछ सिंपल सा दिखाना। मेरा बजट 25 लाख रुपए है। एसोसिएट की भौहें हल्की सी उठी, लेकिन उसके चेहरे से पेशेवर मुस्कान नहीं हटी। समझ गई सर, प्लीज मेरे पीछे आइए। वो मुड़ी और उसे एक निजी वेटिंग रूम की ओर ले गई, जहां आमतौर पर खास दर्जे के ग्राहकों को बिठाया जाता था। अंदर आर्यन एक आरामदायक क्रीम रंग की कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करते हुए अपना फोन चलाने लगा। उसका दिमाग सोशल मीडिया या फालतू के वीडियो पर नहीं था। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। अब उसके पास एक सिस्टम था,
एक रहस्यमयी शक्ति जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनाने का वादा कर रही थी। और सच कहें तो उसकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने की कोई योजना नहीं थी, अभी नहीं। पिछले 4 सालों से जब उसकी उम्र के दूसरे लड़के पार्टियां कर रहे थे और सपने देख रहे थे, आर्यन 2-2 शिफ्ट में मजदूरी करने में दफन था। उसने बीमारी में काम किया, भूख में सोया और जीने से ज्यादा बस सांसें ले रहा था। उसकी कमाई का एक एक पैसा बिल, कर्ज और उस कर्ज में चला जाता था जो उसके माता पिता उस पर कचरे की तरह फेंक गए थे। अब उसे सांस लेने का मौका मिला था, जीने का एक मौका। और फिलहाल वो बस इतना ही चाहता था, अगर सिस्टम मुझे ताकतवर बनाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इस सफर का मजा लेने वाला हूँ। पहली बार मैं जिंदगी को आसान रहने दूंगा। उसके विचारों का सिलसिला तब टूटा जब एसोसिएट चुनिंदा कपड़ों से भरे हाथों के साथ लौटी। उसने बड़े सलीके से कपड़े, जूते और एक्सेसरीज सामने रख दिए। यह आपके बजट और पसंद के अनुसार चुना गया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आर्यन ने करीने से रखी चीजों पर नजर डाली। शानदार सूट, कैजुअल डिजाइनर वियर, हाथ से बने चमड़े के जूते, घड़ियां, बेल्ट, सब कुछ सौम्य रंगों में था। साफ सुथरी कटिंग, कुछ भी भड़कैला नहीं था, लेकिन हर चीज अमीरी की गवाही दे रही थी। मैं ये सब लूंगा, उसने कहा। जरूर सर, मैं पैकेजिंग और पेमेंट की तैयारी करती हूँ। कुछ मिनटों बाद हाथों में बैग लिए आर्यन स्टोर से बाहर निकला। उसने अपनी लाल मसेराटी ग्रैंड टूरिस्मो का दरवाजा खोला, बाइक को पैसेंजर सीट पर फेंका और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। लेदर की सीट ने किसी सिंहासन की तरह उसका स्वागत किया। उसने इंजन चालू किया और गुलमोहर एन्क्लेव में अपने पेंट हाउस की ओर वापस चल पड़ा। पेंट हाउस में वापस आकर आर्यन सीधे अपने बेडरूम में गया। उसने शॉपिंग बैग्स बिस्तर पर रखे, कपड़े उतारे और संगमरमर से बने बाथरूम में चला गया। गर्म पानी उसके ऊपर बरसने लगा, जो सिर्फ मैल से कहीं ज्यादा कुछ धो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी हर बुरी याद, हर अनचुका बिल, हर बेइज्जती और हर उस पल को धो रहा था जब किसी ने उससे कहा था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। नहाने के बाद उसने अपने नए कपड़ों में से एक सेट पहना, एक गहरे नीले रंग की शर्ट जिसे उसने हल्के ग्रे रंग की पैंट के अंदर टक किया था, साथ में मैट ब्लैक लेदर के जूते और मैचिंग बेल्ट। लुक को पूरा करने के लिए उसने एक सिंपल सी चांदी की घड़ी चुनी। वो अलमारी के पास लगे पूरे कद के आईने की तरफ मुड़ा और ठहर गया। आईने में जो अक्स उसे देख रहा था, उसे देखकर वो लगभग चौंक गया। वो 18 साल का था, जिसके छोटे काले बाल करीने से एक तरफ संवारे हुए थे। उसका चेहरा सबसे खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन उसका आकार अच्छा और साफ था। उसकी समुद्र जैसी गहरी नीली आंखें, जो आमतौर पर थकान से बुझी रहती थीं, अब तेज और सतर्क लग रही थीं। उसका शरीर अभी भी दुबला पतला और थका हुआ दिख रहा था, लेकिन ये बहुत जल्द बदलने वाला था। और नए कपड़े, वे उस पर पूरी तरह से फिट हो रहे थे, उसके दुबले शरीर को सलीके से उभार रहे थे। वो शिष्ट, अमीर और काबिल लग रहा था। ये यकीन करना मुश्किल था कि यह वही लड़का था जो कल ही बर्तन साफ कर रहा था और ग्राहकों की डांट खा रहा था। लोग सच ही कहते हैं, आर्यन बुदबुदाया, कपड़े ही इंसान को बनाते हैं। उसने अपने पुराने, घिसे, फटे और दागदार कपड़े उठाए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। वो अपने उस पुराने रूप में वापस नहीं जाने वाला था, कभी नहीं। आर्यन लिविंग रूम में गया, ये सोचते हुए कि सोफे पर आराम करेगा और कोई फिल्म देखेगा। जैसे ही उसने रिमोट के लिए हाथ बढ़ाया, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा, यह उसका पुराना बॉस था, वही आदमी जिसने उसे आज सुबह ही नौकरी से निकाला था। आर्यन कुछ सेकंड तक नाम को घूरता रहा, फिर लॉक बटन दबाया और फोन को सोफे पर उल्टा रख दिया। वो उस आदमी के किसी भी बहाने या बेइज्जती को सुनने के मूड में नहीं था। इसके बजाय उसने स्ट्रीमिंग ऐप खोला और एक रैंडम एक्शन फिल्म चुन ली। स्क्रीन पर गोलियों की तेज आवाज और धमाके उसे अजीब तरह से सुकून दे रहे थे। घंटे बीत गए, सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। पेंट हाउस की खिड़कियों से शहर की जगमगाती रोशनी दिख रही थी। जब आर्यन ने टीवी बंद किया, तब रात के 9 बज चुके थे। उसने अपना फोन दोबारा उठाया और चेक किया। 7 मिस्ड कॉल और 3 मैसेज, सभी उसके एक्स बॉस के थे। उसने मैसेज खोले, जैसा कि उम्मीद थी, वे बहानों और छिपे हुए आरोपों का मिश्रण थे। हम अभी तुम्हारा हिसाब नहीं कर सकते, बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, खासकर उस औरत वाले मामले के बाद। उसने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था, तुम नियम जानते हो, इसे और मुश्किल मत बनाओ। आर्यन रूखी हंसी हंसा। उसे वैसे भी पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने पूरी स्थिति को उसी की गलती बना दिया था, उससे उसका खून खौल उठा। लगभग 1 साल तक उस छोटे दिल के तानाशाह के नीचे काम किया था, हमेशा डर डर कर रहना, छोटी छोटी गलतियों के लिए हमेशा उसकी तनख्वाह काटी जाती थी, हमेशा नौकरी से निकाले जाने की धमकी उसके सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी। उसे एक कड़वी याद आई। एक बार उसके बॉस ने उसकी आधी तनख्वाह इसलिए काट ली थी क्योंकि एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं था। आर्यन ने कसकर फोन पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली।
और बाहर छोड़ी और फोन को सोफे पर फेंक दिया। जाने दो, उसने खुद से कहा, अब वो तुम्हारे गुस्से के लायक भी नहीं है। अगर वह हर उस इंसान से बदला लेने निकलता जिसने उसका इस्तेमाल किया या उसे कुचला, तो वह अपनी बाकी की जिंदगी परछाइयों का पीछा करते हुए बिता देगा। वो जीना नहीं होता, वो एक अलग तरह की कैद होती। लेकिन जहां तक उसके माता पिता की बात थी, वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, न अब न कभी। अगली सुबह आर्यन तरोताजा होकर उठा। शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज की रोशनी पेंट हाउस में भर रही थी। सिस्टम का डेली साइन इन अभी तक नहीं आया था, लेकिन आर्यन पहले से ही इंतजार कर रहा था कि अगला इनाम क्या हो सकता है। जल्दी से नहाने के बाद उसने एक और नया सेट पहना, सफेद स्नीकर्स, स्लिम डार्क जीन्स, एक फिटेड चारकोल पोलो शर्ट और उसकी पिछली जेब में एक नया काला लेदर का बटुआ। आज वह किराने का सामान खरीदना चाहता था। कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है, जब तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो तो खाना क्यों बनाना, लेकिन आर्यन हमेशा से एक खूबसूरत किचन में खाना बनाना चाहता था, न कि उस तंग सी जगह में जो वह पहले किराए पर लेता था। लिफ्ट का सफर शांत और आरामदायक था, वह शांत महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वह सीधे सामने खड़े किसी को देखकर चौंक गया। यह एक जाना पहचाना चेहरा था, सानिया का। अध्याय 6, सिस्टम अपग्रेड। जैसे ही आर्यन ने लॉबी में कदम रखा, पेंटहाउस की लिफ्ट की धीमी घंटी की आवाज उसके पीछे फीकी पड़ गई। कांच के दरवाजों से छनकर आती सूरज की रोशनी संगमरमर के फर्श पर सुनहरी धारियां बना रही थी। उसने सानिया को नजरअंदाज किया, हाथ में पकड़ी किराने की लिस्ट को ठीक किया और बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे अपने पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी, सुनो कल के लिए मुझे माफ कर दो। आर्यन रुक गया। वो कुछ कदम दूर हिचकिचाते हुए खड़ी थी। उसकी नजरें एक पल के लिए फर्श पर गईं, फिर वापस उस पर आईं और उसने एक हल्की माफी भरी मुस्कान दी। कल मैंने जो कुछ भी कहा, मेरा मतलब तुम्हें बुरा महसूस कराना नहीं था, उसने आगे कहा। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा आप मतलब कोई हैं जो रास्ता भटक गए हैं या खैर, मेरा इरादा बदतमीजी करने का नहीं था। आर्यन ने पलकें झपकाईं। वह एक पल के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि वह कोई ताना कसेगी या शायद कल की तरह ही अकड़ दिखाएगी, लेकिन माफी, यह अप्रत्याशित था। फिर भी उसे कोई पुरानी नाराजगी महसूस नहीं हुई। कोई बात नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और बाहर निकलने के लिए फिर से चलने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कदम चल पाता, उसने अपने पीछे उसके तेज कदमों की आवाज सुनी। रुको। आर्यन एक भौं उठाकर मुड़ा। सानिया वहां खड़ी थी, हाथ में फोन लिए, एक विनम्र और सामान्य भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसकी आंखों में छिपी जिज्ञासा को साफ देख सकता था। मेरा नाम सानिया है, उसने अपने बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए कहा। मैं 7वीं मंजिल पर रहती हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? बस ऐसे ही, कभी मदद की जरूरत पड़ी तो, या अगर हम फिर कभी टकराए, शायद हम एक दूसरे को और अच्छे से जान सकते हैं। उसने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाया। आर्यन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और उसकी खामोशी के बोझ तले वह थोड़ी असहज हो गई। फिर उसने उसके हाथ से फोन ले लिया। ठीक है, उसने बस इतना कहा। उसने अपना नंबर उसके कॉन्टैक्ट्स में टाइप किया और फोन वापस कर दिया। और कुछ? उसने पूछा। उसका लहजा अभी भी सपाट था। सानिया ने पलकें झपकाई। नहीं, शुक्रिया। उसने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी, इस बार कम आत्मविश्वास के साथ, और लिफ्ट की ओर वापस चली गई। उसकी हील्स की आवाज चमचमाते फर्श पर धीरे धीरे गूंज रही थी। आर्यन ने उसे जाते हुए देखा। उसे पता था कि सानिया उसका नंबर क्यों चाहती है। वह फ्लर्ट नहीं कर रही थी, सच में नहीं। वह हैरान थी, जिज्ञासु थी। पेंट हाउस लंबे समय से खाली था अब तक, और अब फटे पुराने कपड़ों वाला कोई लड़का अचानक से निजी लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है और एक लग्जरी मसेराटी चला रहा है। वह पेंट हाउस में रहने वाले इंसान की पहचान को लेकर उत्सुक थी, और आर्यन ने उसकी इस जिज्ञासा को और बढ़ाने का फैसला किया। आर्यन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हुए मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया। नजदीकी प्रीमियम सुपरमार्केट तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगे। आर्यन ने कार पार्क की, एक ट्रॉली उठाई और अंदर चला गया। अंदर का माहौल एकदम साफ सुथरा था। बैकग्राउंड में हल्का संगीत बज रहा था और हवा में ताज़ी ब्रेड और भुनी हुई कॉफी की महक थी। यह उन भीड़ भाड़ वाले सस्ते स्टोर जैसा बिल्कुल नहीं था जहां वह पहले खरीदारी करता था। यहाँ न लंबी लाइनें थीं, न बासी हवा और न ही आंखों में चुभने वाली तेज रोशनी। वो गलियारों से गुजरता हुआ बड़े आराम से सामान उठा रहा था। फल, सब्जियां, दूध, दही और मसालों से लेकर विदेशी तेल, मीट और विंटेज वाइन की एक बोतल तक, जो उसने सिर्फ इसलिए उठा ली क्योंकि अब वो ऐसा कर सकता था। उसने बिना पलक झपकाए सब कुछ खरीद लिया, भले ही बिल 50,000 रुपये से ज्यादा का बन गया था। कैशियर ने एक पेशेवर मुस्कान दी, लेकिन वह बता सकता था कि वह हैरान थी। साधारण कपड़ों में आर्यन ऐसा कोई नहीं लग रहा था जो किराने के सामान पर इतना खर्च करेगा।
उसने बैग अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखे, घर वापस आया और खाने पीने के कई बैग लेकर अपने पेंट हाउस में लौटा। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। कुछ समय पहले वो मैगी नूडल्स भी नहीं खरीद सकता था। अब उसके पास एक लग्जरी किचन, संगमरमर के काउंटरटॉप्स और इतना सामान था कि वो किसी पेशेवर शेफ की तरह खाना बना सकता था। उसने सब कुछ जगह पर रखा और एक सिंपल सा नाश्ता तैयार किया। अंडे, टोस्ट, ग्रिल्ड मशरूम और फलों का जूस। कुछ खास नहीं, बस असली खाना। ऐसा खाना जिसे उसे बचाकर या नाप तौल कर नहीं खाना था। ऐसा खाना जिसका वो आनंद ले सकता था। उसने उसे करीने से प्लेट में सजाया और लिविंग रूम में चौड़ी खिड़की के पास बैठ गया, जहां से शहर का नजारा उसके सामने फैला हुआ था। हर निवाला पिछले वाले से बेहतर लग रहा था। सालों में पहली बार आर्यन जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहा था। वो इसलिए खा रहा था क्योंकि वह खाना चाहता था। बाकी का दिन हवा के झोंके की तरह बीत गया। उसने फिल्में देखी, एक झपकी ली, ऑनलाइन फर्नीचर देखा, शायद एक साउंड सिस्टम या एक मसाज चेयर। उसने एक किताब पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही सो गया। शांति थी, कोई दबाव नहीं था, कोई बॉस उस पर चिल्लाने वाला नहीं था, किसी बिल का डर नहीं था। यह उन आलसी दिनों में से एक था जिन्हें अमीर लोग हल्के में लेते हैं। तो जीना ऐसा होता है, आर्यन ने सोफे पर आराम करते हुए सोचा। रात हो गई, आसमान गहरा हो गया और नीचे शहर की बत्तियां तारों के समुद्र की तरह टिमटिमा रही थीं। उसने अपने लिए एक गिलास ठंडा जूस डाला और पीछे टिककर छत को घूरने लगा। बस एक ही चीज उसे परेशान कर रही थी, साइन इन। उसे पूरे दिन साइन इन का ऑप्शन नहीं दिखा था। क्या इसमें कोई देरी थी, कोई कूलडाउन पीरियड था? वह ये सोचकर घबराने ही वाला था कि कहीं सिस्टम बस एक बार की चीज तो नहीं थी और शायद उसे वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा। या शायद साइन इन का ऑप्शन आज रात नहीं आएगा और जब वह सोकर कल सुबह उठेगा तो उसे पता चलेगा कि यह सब बस एक सपना था। ये सोचकर ही उसका दिल बैठने लगा था। वह सिस्टम को पुकार कर साइन इन के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में बहुप्रतीक्षित सूचना की घंटी बजी। डिंग, होस्ट, क्या आप साइन इन करना चाहेंगे? आर्यन मुस्कुराते हुए सीधा बैठ गया। हाँ। बधाई हो होस्ट, आपको 2 करोड़ रुपए और जोड़ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट अब स्टेटस इन्फो स्क्रीन देख सकता है। देखने के लिए स्टेटस कहें। लगभग तुरंत ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आर्यन ने उसे पकड़ा, बैंक ऐप खोला और जब उसने बैलेंस देखा तो धीरे से हंस पड़ा। अब उसके खाते में 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा थे। पैसों की एक और बड़ी रकम और अब स्टेट पॉइंट्स भी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो सिस्टम सिर्फ पैसे से ज्यादा देता था। और अब एक नया फीचर भी था, स्टेटस स्क्रीन। स्टेटस, आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा। अध्याय 7, श्वेत कमल कॉम्प्लेक्स। स्टेटस, अगले ही पल अक्षरों और नंबरों वाली एक हल्के नीले रंग की स्क्रीन उसके सामने आ गई। होस्ट, आर्यन शर्मा, उम्र 18, सिस्टम लेवल 1, ताकत 9, फुर्ती 7, स्टेमिना 9, एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5, स्किल्स प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल। इन्वेंटरी खाली, सिस्टम फंक्शन। साइन इन। आर्यन ने स्क्रीन को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह ठीक उसके सामने नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर थी। कमाल है, वह प्रभावित होते हुए मुस्कुराया। सच तो ये था कि उसे नहीं पता था कि यह सिस्टम क्या है या इसे किसने बनाया है, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। अगर समाज ने उसे कोई एक चीज सिखाई थी जिससे वह सहमत था, तो वह ये थी कि उसे फालतू के सवाल नहीं पूछने चाहिए, वरना वह गलत सवाल पूछकर खुद को खतरे में डाल सकता है। साथ ही आर्यन को लगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सिस्टम खुद ही उसे सब कुछ समझा देगा, लेकिन अभी के लिए वो बस इसके साथ आने वाली चीजों का आनंद लेना चाहता था। ये फैसला करने के बाद आर्यन ने फालतू की चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपना ध्यान स्क्रीन पर लगाया। स्क्रीन पर काफी जानकारी दिख रही थी। उसका नाम, उम्र, सिस्टम का लेवल, उसकी शारीरिक क्षमताओं का आंकड़ा, उसकी स्किल्स, सिस्टम की इन्वेंटरी और उसके फंक्शंस। आर्यन उनमें से कुछ को समझ गया, लेकिन कुछ उसकी समझ से बाहर थे और वह उनके बारे में जानने को उत्सुक था। जैसे कि सिस्टम का लेवल, वो उसके बारे में जानना चाहता था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछने का फैसला किया, लेकिन उसके पूछने से पहले ही सिस्टम ने उसे जवाब दे दिया। सिस्टम के कई लेवल हैं। हर लेवल होस्ट और सिस्टम के इस्तेमाल के लिए नए फंक्शन खोलता है। हालांकि मैं अभी यह नहीं बता सकता कि वे फंक्शन क्या हैं, पर मैं ये बता सकता हूँ कि वे बेहद मूल्यवान हैं। तो तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? आर्यन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ होस्ट, बुरा नहीं है। शायद होस्ट को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और न ही किसी और को ऐसा करने दूंगा। मेरा अंतिम लक्ष्य वही है। शुक्रिया, आर्यन मुस्कुराया। वो सच में थोड़ा डर गया था, लेकिन किस बात से, यह उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन सिस्टम के शब्दों ने उसे यकीन दिला दिया था कि चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैं लेवल कैसे बढ़ाऊं?
उसने पूछा, ऐसा करने का कोई निश्चित तरीका या नियम नहीं है। जब सिस्टम जरूरी मापदंडों को पूरा कर लेगा तो वो अपने आप लेवल अप हो जाएगा, लेकिन यह आपके कामों पर ही आधारित होगा। मेरे कामों पर? उसने हैरानी से पूछा। हाँ होस्ट, मतलब लेवल अप करने का तरीका तय नहीं है, लेकिन जब तुम उन मापदंडों को पूरा कर लोगे जो मेरे कामों पर आधारित हैं, तो तुम लेवल अप हो जाओगे। बिल्कुल सही, ये तो काफी अस्पष्ट है। खैर, मैं भविष्य में अनलॉक होने वाले फंक्शंस का बेसब्री से इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराया। अपने सवाल का जवाब मिलने के बाद आर्यन ने उन एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया जो उसे अभी अभी मिले थे। उसने 3 पॉइंट्स अपने स्टेमिना में और एक अपनी ताकत और फुर्ती में लगाए। पॉइंट्स जोड़ने के तुरंत बाद उसने अपने शरीर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की और वह उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। बिना बताए ही वो समझ गया था कि उस गर्माहट का मतलब था कि उसकी ताकत में सुधार हुआ है। बढ़िया, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, वह बिस्तर में घुसते हुए बुदबुदाया। वो सोने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। सिस्टम, क्या कल भी साइन इन का ऑप्शन देर से आएगा? होस्ट, साइन इन ऑप्शन के आने का समय तय नहीं है, या आप चाहते हैं कि मैं इसे तय कर दूं? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आर्यन ने उत्सुकता और उम्मीद भरी नजरों से पूछा। कर सकता हूँ। आप दिन के किस समय साइन इन ऑप्शन चाहते हैं? आर्यन ने एक पल के लिए सिस्टम के सवाल पर सोचा। उसने उस सबसे अच्छे समय के बारे में सोचा जब वह साइन इन ऑप्शन चाहता था और उसने तुरंत अपना फैसला कर लिया। मैं इसे खुद अपनी मर्जी से बुलाऊंगा। क्या यह मुमकिन है? निश्चित रूप से होस्ट। अच्छा है, बहुत बढ़िया। आर्यन संतुष्टि से भरपूर मुस्कुराया। भले ही यह एक पल के लिए था, लेकिन उसने इस बारे में सोचा था और उसे लगा कि यही सबसे अच्छा विकल्प है। आर्यन ने थकी हुई जम्हाई ली और एक सच्ची खुशी भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह आर्यन एकदम तरोताजा और खुश होकर उठा। सिस्टम, साइन इन। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 4 करोड़ रुपए और कंचन बाग में स्थित श्वेत कमल कॉम्प्लेक्स मिला है। पैसे आपके खाते में भेज दिए गए हैं। प्रॉपर्टी के कागजात इन्वेंटरी में मिल जाएंगे। हैं? 1 मिनट रुको, एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स? उसने हैरानी, उलझन और अविश्वास के मिले जुले भावों के साथ पूछा। हाँ होस्ट, ये तो पागलपन है। आर्यन ने ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। एक पूरा कॉम्प्लेक्स मिलना कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यह एक ऐसी इमारत होती है जिसमें कई घर, यूनिट्स होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स उसे अभी मिला था वह एक पॉश इलाके में था जो गुलमोहर एन्क्लेव से लगभग 3 से 4 घंटे की ड्राइव पर था। और अगर उन दोनों इलाकों और सभी पॉश इलाकों में कोई एक बात समान थी तो वह ये थी कि वे अपनी प्रॉपर्टी बेचते नहीं थे। कम से कम वहां एक घर खरीदने के लिए सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं था। आपका देश में कोई रसूख होना चाहिए या किसी ऐसे इंसान से जान पहचान होनी चाहिए। लेकिन अब बिना किसी जान पहचान के वह सिर्फ एक या कुछ घरों का नहीं बल्कि एक पूरे कॉम्प्लेक्स का मालिक था। शुक्रिया सिस्टम, तुम सबसे अच्छे हो। आपका स्वागत है होस्ट, मैं यहाँ सिर्फ आपकी सेवा के लिए हूँ। आर्यन अपने दिन की शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित था। इतने अविश्वसनीय इनाम मिलने के बाद कौन नहीं होगा? आज सुबह मिले 4 करोड़ रुपए के साथ अब उसके खाते में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा थे और यह हर दिन बढ़ता ही रहेगा। कितना खूबसूरत दिन है। आर्यन मुस्कुराया और बाथरूम में चला गया। कुछ मिनटों बाद आर्यन तैयार हो चुका था और अब किचन में अपने लिए कुछ खाने को बना रहा था। इसी बीच वह कॉम्प्लेक्स और उसके लिए अपनी योजनाओं के बारे में सोचने लगा। जाहिर है वह उसे किराए पर देगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे इसे संभालने में मदद करने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट या कंपनी की जरूरत होगी। वो ऑनलाइन जाकर अच्छी रियल एस्टेट कंपनियों की लिस्ट देख सकता था और उनमें से किसी एक को अपनी प्रॉपर्टी संभालने के लिए चुन सकता था। आर्यन ने इस बारे में सोचा और ऐसा ही करने का फैसला किया, लेकिन ये सब वो अपने लिए बना रहा स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद करेगा। एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यह एक ऐसी इमारत होती है जिसमें कई घर होते हैं। उस बिल्डिंग का हर एक फ्लैट महीने के लाखों रुपए किराए पर उठ सकता है। उसे 10-20 से गुना करें। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसमें कितने फ्लैट थे, लेकिन एक बात साफ थी, उसने अभी अभी पैसिव इनकम का एक जरिया खोल लिया था। सिर्फ महीने में इतनी कमाई करने के ख्याल से ही उसके सीने में एक बहुत ही मीठा एहसास भर गया। अध्याय 8, प्रॉपर्टी किराए पर देना। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद आर्यन ने अपना फोन और कार की चाबी उठाई और उन रियल एस्टेट कंपनियों में से एक की नजदीकी शाखा के लिए निकलने को तैयार हो गया, जिनके बारे में उसने ऑनलाइन देखा था। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके लिफ्ट की ओर बढ़ा, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह एक अनजाना नंबर था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे किसी के कॉल की उम्मीद नहीं थी। फिर उसे याद आया, कल सानिया ने उसका नंबर लिया था। उसका चेहरा सामान्य हो गया। उसने कॉल उठाया और फोन को अपने कान से लगा लिया। हे गुड मॉर्निंग, मैं बोल रही हूँ, एक खुशमिजाज लड़की की आवाज आई।
वही लड़की जिसने कल लॉबी में तुम्हारा नंबर लिया था। आर्यन मुस्कुराया। हाँ, मुझे याद है, सान्या है ना? हाँ, तुम्हें मेरा नाम याद है। लगता है मैंने कल तुम पर अच्छा असर छोड़ा, उसने हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ते हुए कहा। आर्यन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उसे उसका ये तरीका मजेदार लगा। अभी सुबह ही हुई थी और उसका लहजा पहले से ही हल्का और जिज्ञासु था। वह अंदाजा लगा सकता था कि यह सब किस बारे में था। तो मिस सान्या, उसने बनावटी विनम्रता से कहा, मेरे लिए कोई काम था? ऐसा कुछ खास नहीं, मैं बस सोच रही थी कि क्या हम बाहर मिल सकते हैं, मतलब बातें करने के लिए और ऐसा ही कुछ। आर्यन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो ये है उसका करीब आने का तरीका, दिलचस्प है। सच कहा जाए तो उसे कोई ऐतराज नहीं था। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसे वह फोन कर सके या जिसके साथ घूम सके। थोड़ा ध्यान बटाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज सुबह उसे कुछ ज्यादा जरूरी काम करना था। मुझे ये बहुत अच्छा लगता, आर्यन ने गर्मजोशी से कहा, लेकिन मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें किसी और दिन फोन करता हूँ और हम डिनर पर चलेंगे, क्या कहती हो? जरूर, यह अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी, मिस्टर आर्यन। ठीक है मिस्टर आर्यन, मैं इंतजार करूंगी, उसने चंचल अंदाज में कहा और फोन काट दिया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, आर्यन ने फोन अपनी जेब में रखा। वो एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अंदर चला गया। 30 मिनट बाद आर्यन ने अपनी मसेराटी को मेन सिटी के सिग्नेचर प्लाजा के सामने एक बड़ी कांच की इमारत के सामने पार्क किया। यह एक शांत और पॉश शहर था जो अपनी टेक कंपनियों और महंगी रियल एस्टेट के लिए जाना जाता था। उसने प्रवेश द्वार के ऊपर लगे बड़े साइन बोर्ड पर नजर डाली। विराज एस्टेट्स, ये देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी। उनकी यह शाखा दर्जनों प्रीमियम ग्राहकों को संभालती थी और लग्जरी प्रॉपर्टी के प्रबंधन में माहिर थी। आर्यन ने अपने चुनाव से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वह कार से बाहर निकला, अपना कॉलर ठीक किया और पैसेंजर सीट से अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वाली फाइल उठा ली। जैसे ही उसने लॉबी में कदम रखा, ठंडी एयर कंडीशनिंग, साधारण लेकिन आकर्षक सजावट और महंगी पॉलिश की महक ने उसका स्वागत किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, फ्रंट डेस्क पर बैठी एक अटेंडेंट ने ऊपर देखा। गुड मॉर्निंग सर, उसने विनम्रता से कहा। गुड मॉर्निंग, आर्यन ने जवाब दिया। मेरा नाम आर्यन शर्मा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी के प्रबंधन के बारे में किसी से बात करने आया हूँ। जरूर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह किस तरह की प्रॉपर्टी है? उसने अपना टैबलेट उठाते हुए पूछा। आर्यन ने फाइल उसे थमा दी। ये श्वेत कमल कॉम्प्लेक्स है, कंचन बाग में स्थित है। रिसेप्शनिस्ट की आंखें हैरानी से थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने एक बार पलकें झपकाई, फिर दोबारा, और फिर धीरे धीरे फाइल ले ली। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने अंदर की चीजों की पुष्टि करने के लिए उसे खोला। श्वेत कमल, उसने दोहराया। हाँ, आर्यन ने बस इतना कहा। एक पल की खामोशी छाई और फिर उसने जल्दी से फोन उठाया। बस 1 मिनट इंतजार कीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा विनम्र हो गई थी। उसने रिसीवर उठाया और तेजी से बात की। उसकी आंखें बार बार आर्यन की ओर घूम रही थीं। मिस्टर मेहरा, गुड मॉर्निंग। एक मिस्टर आर्यन शर्मा यहाँ हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी के प्रबंधन के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। जी, कंचन बाग में श्वेत कमल कॉम्प्लेक्स। डेस्क के दूसरी तरफ से भी आर्यन लाइन के दूसरे छोर से आए प्रतिक्रिया को सुन सकता था। रिसेप्शनिस्ट ने हल्का सा मुंह बनाया और सिर हिलाया। समझ गई, उसने कहा और रिसीवर नीचे रख दिया। कोई जल्द ही आपसे मिलेगा मिस्टर शर्मा, प्लीज आप आराम से बैठिए। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया और एक तरफ हो गया। उसे बैठने का समय भी नहीं मिला था कि पीछे के कांच के दफ्तरों में से एक लंबा आदमी शानदार ग्रे सूट पहने तेजी से चलता हुआ आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखें पेशेवर दिलचस्पी के साथ आर्यन का जायजा ले रही थीं। मिस्टर शर्मा, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर पूछा। मैं विक्रम मेहरा हूँ, इस शाखा का वाइस प्रेसिडेंट। आर्यन ने मजबूती से उसका हाथ मिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज मेरे साथ आइए, चलिए मेरे ऑफिस में बात करते हैं। विक्रम मेहरा के ऑफिस के अंदर जगह रोशन और आधुनिक थी, जिसमें लकड़ी का खूबसूरत काम था और फाइलें करीने से रखी हुई थीं। दीवार पर कुछ पट्टिकाएं लटकी हुई थीं, अवार्ड्स, सम्मान और सर्टिफिकेट्स। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? कॉफी, चाय? मैं ठीक हूँ, आर्यन ने कहा और कागजात की फाइल मेज पर रख दी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरूर, मेहरा ने एक पेशेवर मुस्कान के साथ कहा, हालांकि आर्यन उसकी आंखों में जिज्ञासा को महसूस कर सकता था। उसने फाइल खोली और ध्यान से कागजात पलटने लगा। भले ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहले ही बता दिया था, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों पर श्वेत कमल का नाम देखकर वह फिर से दंग रह गया। वह कॉम्प्लेक्स सिर्फ प्रतिष्ठित ही नहीं था, वह खास लोगों का एक किला था। और फिर भी उसके सामने बैठा लड़का, अच्छे कपड़े पहने लेकिन निस्संदेह बहुत छोटा, ने उसे इतनी शांति से थमा दिया था जैसे कोई पार्किंग का टिकट दे रहा हो। विक्रम ने कागजों से नजरें हटाईं और एक पल के लिए आर्यन को देखा।
ये कौन है? किसी पुराने अमीर खानदान का वारिस या किसी छिपे हुए बड़े उद्योगपति का बेटा? उसने पहले भी अमीर ग्राहकों के साथ काम किया था, लेकिन आर्यन के व्यक्तित्व में कुछ था, शांत, संयमित और सबसे अलग, जिससे उसे लगा कि सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है। लेकिन उसने पूछा नहीं, खासकर तब नहीं जब श्वेत कमल का प्रबंधन करने का मौका खुद उसकी झोली में आ गिरा था। ये काफी शानदार प्रॉपर्टी है, मेहरा ने फाइल बंद करते हुए कहा। हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वह अपनी सीट पर सीधा हो गया। उपलब्ध यूनिट्स का आकलन करने और उन्हें किराए पर सूचीबद्ध करने के बाद राजस्व, हमारी मैनेजमेंट फीस घटाकर सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम रखरखाव, किराएदारों की जांच, वित्तीय ऑडिट और आपकी ओर से किसी भी नियामक फाइलिंग को संभालने के लिए एक टॉप टियर टीम नियुक्त करेंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरा ने कुछ और दस्तावेज निकाले। तो मुझे बस यहाँ और यहाँ आपके हस्ताक्षर चाहिए होंगे, साथ ही अगर आप जमा के लिए अपना पसंदीदा बैंक लिख दें। आर्यन ने शांति से हस्ताक्षर किए और जरूरी जानकारी दे दी। जब तक वे काम पूरा करते, विक्रम ने अपनी सीनियर टीम को एक आंतरिक मेमो भेज दिया था। आर्यन शर्मा अब विराज एस्टेट्स का एक वीवीआईपी क्लाइंट था। मेहरा खड़ा हुआ और उसे व्यक्तिगत रूप से लॉबी तक छोड़ने आया। मिस्टर शर्मा, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी, बस मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। शुक्रिया, आर्यन ने दोबारा हाथ मिलाते हुए कहा। जब वह अपनी कार की ओर वापस जा रहा था, आर्यन को अजीब तरह से खुशी महसूस हुई। उसने देखा कि मिस्टर मेहरा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और वह झूठ नहीं बोलेगा। उसे अच्छा लगा। प्रॉपर्टी का काम हो जाने और दिन के लिए कोई और योजना न होने के कारण, और चूंकि वह घर वापस जाकर सोफे और बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहता था, उसने सान्या को कॉल करने का फैसला किया। देखते हैं ये लड़की क्या नया मनोरंजन लेकर आती है। अध्याय 9, सान्या कपूर। दोपहर की हल्की धूप क्राउन आइवी लाउंज की चौड़ी कांच की खिड़कियों पर एक नर्म सुनहरी चमक बिखेर रही थी। ये शहर के सबसे खास और महंगे कैफे में से एक था। मोनाक पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित ये लाउंज शहर के अमीर युवाओं के लिए एक जाना माना अड्डा था। एक ऐसी शांत जगह जहां खुशबूदार विदेशी कॉफी और मखमल के पर्दों वाले प्राइवेट बूथ थे, जहां से समुद्र का नजारा दिखता था। जब आर्यन ने सान्या को फोन करके बताया कि वह फ्री है, तो वह लगभग खिल उठी थी। उसने खुद बिल चुकाने की पेशकश की और मिलने की जगह भी खुद ही चुनी, और अब वे यहाँ थे, एक प्राइवेट बूथ में एक दूसरे के सामने बैठे। आर्यन ने सान्या को देखा, जिसने नजाकत से अपना कप उठाया, एक घूंट लिया और एक संतुष्टि भरी आह भरी। वो मुस्कुराई। ये लोग सच में जानते हैं कि एक परफेक्ट हनी लवेंडर लाते कैसे बनाते हैं। आर्यन ने बस हल्का सा सिर हिलाया और अपने ड्रिंक को हाथों में पकड़ लिया। एक फ्रॉस्टेड ग्लास में परोसी गई आइस कोल्ड ब्लैक सिट्रस ब्रू, एक ऐसी ड्रिंक जो किसी कैफे से ज्यादा किसी मिशेलिन स्टार बार की लग रही थी। उसने 2 घूंट से ज्यादा नहीं लिए थे, लेकिन उसे इसका स्वाद पसंद आया। दुर्भाग्य से आर्यन अभी भी इस तरह की हाई क्लास चीजों के लिए नया था और इसकी पूरी तरह से सराहना नहीं कर सकता था। लेकिन ड्रिंक से भी ज्यादा जो चीज ध्यान खींच रही थी, वह थी सान्या की आंखों में छिपी चमक। वो मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, यहाँ तक कि थोड़ा आगे भी झुकी हुई थी, लेकिन आर्यन इस सब के पार देख सकता था। वह जिज्ञासु थी, जानने के लिए बेचैन थी, और वह अपनी इस बेचैनी को बड़े सलीके से अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने लंबे समय तक लोगों के साथ, समाज के निचले और ऊंचे दोनों तबकों में रहकर आर्यन ने एक सीधी सी बात सीखी थी, लोग अपने मुंह से ज्यादा अपनी आंखों से झूठ बोलते हैं। सान्या अपने पूरे संयम के बावजूद इस पल का इंतजार कर रही थी, और अब जब उसे यह मौका मिला था, तो वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो वह मेज पर अपनी कोहनी टिकाकर थोड़ा आगे झुकी। मिस्टर आर्यन, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन पहले मैं अपना ठीक से परिचय दे दूं। मैं सान्या कपूर हूँ। आर्यन ने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया। उसकी आंखें एक पल के लिए भी सान्या की आंखों से नहीं हटी। सीधी बात, अभी तक किसी बड़े नाम का जिक्र नहीं। यह अप्रत्याशित है। उसे आधी उम्मीद थी कि वह ये बताकर बात शुरू करेगी कि उसके पिता कौन है या उसकी माँ किस कंपनी की बोर्ड मेंबर है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आर्यन शर्मा, उसने बस इतना कहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। आर्यन शर्मा, अच्छा नाम है, मुझे पसंद आया। शुक्रिया। उसने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि कहने के लिए और कुछ था भी नहीं। अब वो उसे देख रहा था, शक से नहीं बल्कि जिज्ञासा से, ये देखने के लिए कि वो इस खामोशी को कैसे भरती है। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने खामोशी को भर दिया। उसने अपने हाथों में कप घुमाते हुए फिर से शुरू किया। मैं उस दिन के लिए फिर से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने या बदतमीजी करने का नहीं था। मैं बस हैरान थी। आर्यन ने उसे वही मुस्कान दी जो उसने पहली बार लिफ्ट में दी थी, विनम्र लेकिन दूरी बनाए हुए। इतना मत सोचो, उसने कहा। जैसा कि मैंने कहा, कोई बात नहीं।
सच तो ये था कि उस दिन की उसकी बातों का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ था। लोगों की राय एक करेंसी की तरह होती है, वे आप पर तभी असर कर सकती हैं जब आप उन्हें कोई मूल्य दें। और उसकी राय, आर्यन की दुनिया में उसका कोई वजन नहीं था। फिर भी वो समझ गया था कि उसका पहले का व्यवहार शायद मदद करने का उसका अपना एक गलत तरीका था। उसका इरादा अच्छा था, भले ही उसका तरीका अजीब था। सान्या ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने देखा कि आर्यन अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन निराश होने के बजाय उसने अपनी स्वाभाविक करिश्माई अंदाज का सहारा लिया। मैं सीधी बात करती हूँ, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक हूँ मिस्टर आर्यन। तुम ज्यादा बात नहीं करते और तुम मुझे ऑनलाइन कहीं नहीं मिले, फिर भी तुम गुलमोहर एन्क्लेव में एक पेंट हाउस के मालिक हो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम लोग कर सकें। वह हल्का सा हंसी, लेकिन उसके लहजे में एक जानबूझकर डाला गया वजन था। तुम जरूर किसी बड़े खानदान से होगे, शायद कोई बहुत रसूख वाला या पुराने पैसे वाला परिवार। आर्यन के चेहरे के भाव नहीं बदले, वह बिल्कुल भी नहीं चौंका। उसने बस अपनी ड्रिंक का एक और घूंट लिया और उसे वापस मेज पर रख दिया। फिर वो मुस्कुराया, लेकिन यह एक गर्मजोशी भरी मुस्कान नहीं थी। यह एक सोची समझी बर्फीली मुस्कान थी, जिसके पीछे हल्के से मनोरंजन का भाव छिपा था। और उस मुस्कान ने उसकी नजरों की शांत तीव्रता के साथ मिलकर सान्या को वहीं जमा दिया। पल खींचता चला गया। उसने एक सेकंड के लिए नजरें हटाईं, फिर खुद को मजबूर करके दोबारा उसकी आंखों में देखा। माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, उसने धीरे से कहा। मेरा इरादा जासूसी करने का नहीं था, मैं बस उत्सुक थी। ये सिर्फ दूसरी बार था जब उसने आर्यन के साथ कुछ मिनटों से ज्यादा समय बिताया था, और फिर भी दोनों बार उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। छोटापन, ये कार की वजह से नहीं था, ये पेंट हाउस की वजह से नहीं था, यहाँ तक कि उसके कपड़े पहनने के तरीके की वजह से भी नहीं था। यह उसकी वजह से था। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, उसने उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, और वह दबाव में बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो बस पूरे नियंत्रण के साथ मौजूद था। इसने न सिर्फ उसे डरा दिया, बल्कि उसके स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाई। उसके पिता अल्टेरा होल्डिंग्स के संस्थापक थे, जो लगभग 80,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। उसकी मां देश की सबसे प्रभावशाली कॉस्मेटिक कंपनियों में से एक की मालकिन थी। अपने माता पिता के नेटवर्क के जरिए सान्या धन, हैसियत और पहुंच के बीच पली बड़ी थी। वह बड़े बड़े नेताओं, सीईओ और मीडिया टाइकून के बच्चों को जानती थी, और उसने कभी भी किसी कमरे में असहज महसूस नहीं किया था। आज तक आर्यन शर्मा के सामने उसे ऐसा लगा जैसे वह कटघरे में खड़ी हो, और उसे ये भी नहीं पता था कि मुकदमा क्या था। आर्यन अपनी ओर से ठीक ठीक समझ गया था कि सान्या क्या महसूस कर रही थी। उसने एक अनुमान लगाया था कि उसका पेंट हाउस का मतलब था कि वह किसी बड़े खानदान से आता है, किसी अमीर बाप की औलाद, उसी की तरह कोई। लेकिन वह नहीं था। वह बस एक ऐसा नौजवान था जिसके पास एक ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। एक ऐसा राज जो उसे इन परिवारों की पेशकश से कहीं ज्यादा ताकत, दौलत और आजादी देता था। फिर भी उसका उसे सुधारने का कोई इरादा नहीं था। उसे अपने समय में खुद ही सच का पता लगाने दो। वो आराम से खड़ा हो गया। कुर्सी ने उठते समय कोई आवाज नहीं की। मिस सान्या, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रिंक के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं चलूंगा। उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। रुको, उम्मीद है हमें फिर से बात करने का मौका मिलेगा, उसने शांत और अंतिम लहजे में कहा। शायद अगली बार हम दोनों जांच पड़ताल करने वालों की तरह कम और इंसानों की तरह ज्यादा बात कर सकें। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, वो पहले ही जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्राउन आइवी लाउंज का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, और सान्या जमी हुई बैठी रही, उस जगह को घूरती रही जहां वह कुछ सेकंड पहले बैठा था। उसने एक आह भरी और अपने लाते का एक घूंट लिया। अब उसे उसमें कोई मिठास महसूस नहीं हो रही थी। एक पल बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह उसकी एक दोस्त का कॉल था। उसने जवाब दिया, अभी भी मेज को घूर रही थी। हे, उसने कहा, उसकी आवाज थोड़ी खोई हुई थी। सान्या, तू ठीक है? तेरी आवाज अजीब लग रही है। मैं अभी किसी के साथ कॉफी पी रही थी, और मैं बता नहीं सकती, वो अलग है। अलग कैसे? मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन मैं पता लगाना चाहती हूँ। अगर तू कह रही है कि वो अलग है, तो वह सच में खास होगा। वैसे मैं आकाश और बाकी लोगों के साथ हूँ, और वो हमें कुछ बहुत मजेदार बता रहा है। तू भी आ जाना। ठीक है, मुझे 1 मिनट दे, ज्यादा देर मत लगाना। लड़की, दूसरी तरफ से आवाज आई और फोन कट गया। सान्या ने आह भरकर अपना फोन मेज पर रख दिया। आर्यन शर्मा, आखिर तुम हो कौन? वो खुद से बुदबुदाई। अध्याय 10। ऊब चुका आर्यन। शाम, द रोज हिल टेरेस विंटेज झूमरों की गर्म सुनहरी चमक द रोज हिल टेरेस के नर्म मखमली इंटीरियर को रोशन कर रही थी। ये शहर के सबसे खास फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में से एक था।
शहर के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच स्थित यह रेस्टोरेंट अपने प्राइवेट बूथ, दुर्लभ वाइन कलेक्शन और सख्त सिर्फ रिजर्वेशन वाली पॉलिसी के लिए जाना जाता था। यहाँ ज्यादातर सीईओ, मीडिया, मुगलों और अरबपति खानदानों की औलादें ही आती थीं। जैसे ही सानिया ने एक प्राइवेट बूथ का दरवाजा खोला, हंसी की आवाज हॉल में गूंज गई। अंदर 6 युवक युवतियों का एक समूह आराम से बैठा था। वे ड्रिंक्स पी रहे थे और स्वादिष्ट एपेटाइजर की प्लेटों से नाश्ता कर रहे थे। कमरे में मौजूद हर कोई या तो पैदाइशी अमीर था या उसके ऐसे कनेक्शन थे जिनसे दरवाजे आसानी से खुल जाते थे। उसके आने पर समूह ने उसका सामान्य रूप से स्वागत किया। कृति ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाया और अपने बगल की सीट पर थपथपाया। सानिया, यहाँ आ। सानिया मुस्कुराई और उसके बगल में खाली जगह पर बैठ गई। हे कृति, तू बिल्कुल सही समय पर आए है। आकाश आज सुबह अपने पापा से सुनी कोई जंगली बात बताने ही वाला था, कृति ने कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। मेज के दूसरी तरफ आकाश मेहरा, विराज एस्टेट्स के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट का इकलौता बेटा, ने सानिया को विनम्रता से सिर हिलाकर नमस्ते किया। हाय सानिया। हाय आकाश, उसने जवाब दिया। जैसे ही बातचीत फिर से शुरू हुई, सानिया पीछे टिककर बैठ गई और अपनी बाहें मोड़ ली। उसका आधा ध्यान सामने रखे वाइन के गिलास पर था, लेकिन जैसे ही आकाश ने बोलना शुरू किया, उसके कान खड़े हो गए। तो आकाश ने फिर से शुरू किया, मैं आज सुबह अपने पापा से उनके ऑफिस में मिलने गया, ठीक है, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बाहर खड़े थे, बस सड़क को ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी बहुत जरूरी इंसान का इंतजार कर रहे हों। कृति ने भौहें सिकोड़ी। तेरे पापा तो किसी के लिए भी अपनी डेस्क नहीं छोड़ते। बिल्कुल, आकाश ने कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि वो अभी अभी एक नए वीवीआईपी क्लाइंट को छोड़कर आए हैं। ये सुनकर कुछ लोगों की भौहें तन गईं। वहां मेरी दिलचस्पी कुछ कम हो गई। आकाश ने आगे कहा, मुझे लगा कि यह कोई और सऊदी शहजादा या कोई बूढ़ा अरबपति होगा। समूह में से कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। वो क्लाइंट? आकाश ने प्रभाव डालने के लिए एक पल का विराम लिया। उन्होंने कहा कि वो लड़का लगभग मेरी उम्र का लग रहा था, शायद मुझसे भी छोटा। इससे माहौल तुरंत बदल गया। हर कोई अपनी सीट पर थोड़ा सीधा हो गया। क्या? किसी ने पूछा। हाँ, लड़का 20 साल से एक दिन भी ज्यादा का नहीं लग रहा था। कृति ने अपनी आंखें सिकोड़ी। विराज एस्टेट्स में एक वीवीआईपी क्लाइंट, लेकिन इसका मतलब है? आकाश ने सिर हिलाया। कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, मिनिमम। मैंने अपने पापा से पूछा कि यह किस तरह की प्रॉपर्टी थी, और उन्होंने मुझे रकम तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने नाम जरूर बताया। उसने सस्पेंस को हवा में लटकाए रखा, ये जानते हुए कि उसने उन सबको अपनी पकड़ में ले लिया था। आखिरकार उसने कहा, श्वेत कमल कॉम्प्लेक्स, कंचन बाग। प्रतिक्रिया तत्काल थी। मेज के चारों ओर सांसें अटक गईं। कुछ मुंह अविश्वास में खुले रह गए। यहाँ तक कि पास से गुजर रहे वेटर ने भी नाम सुनकर एक बार मुड़कर देखा। 1 मिनट, क्या? कृति ने चौंकते हुए कहा। वो तो उस पूरे इलाके का कोहिनूर है। बिल्कुल, आकाश ने प्रतिक्रिया से खुश होते हुए कहा। मैंने भी यही सोचा था। और तुम लोग जानते हो कि कंचन बाग में मालिकाना हक कितना सीमित है। वहाँ किराए पर रहना भी लगभग सिर्फ बुलावे पर ही मुमकिन है। किसी और ने बीच में कहा, वहाँ सिर्फ विचार किए जाने के लिए भी तुम्हें गंभीर राजनीतिक या वित्तीय समर्थन की जरूरत होती है, और एक पूरा कॉम्प्लेक्स? आकाश ने सिर हिलाया। इसीलिए मैं और ज्यादा पूछता रहा। बेशक मेरे पापा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं रिसेप्शनिस्ट से कुछ उगलवाने में कामयाब रहा। पूरा मेज सामूहिक रूप से आगे झुक गया। उसने मुझे पूरा नाम तो नहीं बताया, जाहिर है, लेकिन बहुत मनाने के बाद और एक छोटी सी रिश्वत के बाद उसने मुझे उस लड़के का पहला नाम बताया, सिर्फ एक शब्द, आर्यन। उसी क्षण सानिया वहीं जम गई। वाइन के गिलास के तने पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई और उसने अपना सिर आकाश की ओर घुमाया। उसने उसकी प्रतिक्रिया को पकड़ लिया और जानते हुए मुस्कुराया। सानिया, उसने चंचल अंदाज में कहा, लगता है तुम कुछ जानती हो, उत्सुक हो, है ना? उसने अपने चेहरे के भावों को शांत रखने की कोशिश की। बस हैरान हूँ, और कुछ नहीं। ये अप्रत्याशित है। आकाश पीछे टिककर बैठ गया। काश मैं और खोद पाता, लेकिन तुम सब जानते हो कि विराज एस्टेट्स कैसे काम करता है। वीवीआईपी क्लाइंट्स लगभग भूतों की तरह होते हैं। मैं अपने पापा के लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करना चाहता। सबने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। आर्यन, ये नाम अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसे पहले हुई उनकी बातचीत याद आई। उसने उससे कहा था कि वह व्यस्त है, कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाना है। क्या ये हो सकता है? क्या वो आर्यन, मेरा आर्यन हो सकता है? वही जो आज दोपहर मेरे सामने इतनी शांति और संयम से बैठा था। उसने धीरे धीरे अपनी ड्रिंक का घूंट लिया, बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन अंदर एक तूफान उठ रहा था।
उसी शाम आर्यन का पेंट हाउस। आर्यन बड़े सोफे पर पसरा हुआ था, एक हाथ सिर के पीछे फैला हुआ था और दूसरा आलस से अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। बैकग्राउंड में एक फिल्म चल रही थी, कुछ हल्की फुल्की, जिसे वह सच में देख नहीं रहा था। वह अपनी आउटिंग से लगभग 1 घंटे पहले लौटा था और तब से समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। सच कहा जाए तो वह ऊब चुका था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी ज्यादातर जिंदगी जिंदा रहने के लिए काम करते हुए बिताई थी और जिसे अपनी जिंदगी को सच में जीने का कभी मौका नहीं मिला था। आर्यन ने कभी भी मजे करना नहीं सीखा था। अब भी जब उसके खाते में लगभग 7-8 करोड़ रुपए थे और एक ऐसा सिस्टम था जो उसे पैसिव इनाम देता था, वो अजीब तरह से अधूरा महसूस कर रहा था। सालों में पहली बार उसका कोई शेड्यूल नहीं था, उसके सिर पर कोई बॉस नहीं था और न ही कोई बकाया किराया या बढ़ते बिल का तनाव था। वह हर चीज से आजाद था और फिर भी वह यहाँ बैठा खबरों, मीम्स और ऑनलाइन स्टोर लिस्टिंग के बीच स्क्रॉल कर रहा था, कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। क्या मुझे आज रात क्लबिंग की कोशिश करनी चाहिए? वो बुदबुदाया, खुद को बमुश्किल मनाते हुए। ये ख्याल उसे अजीब लगा। वह पहले कभी किसी क्लब में नहीं गया था। चमकती रोशनी, तेज संगीत और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी भीड़ का विचार उसे आकर्षित नहीं कर रहा था, कम से कम अकेले तो बिल्कुल नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह किसी अपरिचित जगह पर कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के बिना नहीं जाना चाहता था जो वहां के माहौल को जानता हो। इस ख्याल को छोड़ो, उसकी आंखें फिर से स्क्रीन पर चली गईं। शायद मुझे एक नया फोन लेना चाहिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। जो वह इस्तेमाल कर रहा था वह कई साल पुराना था, एक एंड्रॉयड जिसका एक कोना टूटा हुआ था और जो बहुत धीमा चलता था। इसने ईमानदारी से उसकी सेवा की थी, लेकिन यह अब उसकी नई पहचान से मेल नहीं खाता था। आईफोन या एंड्रॉयड, उसने सोचा। वह किसी का भी पक्षधर नहीं था और अब जब वह जो चाहे खरीद सकता था, उसने फैसला किया कि वह कल बस एक स्टोर में जाएगा और जो भी उसके हाथ में अच्छा लगेगा खरीद लेगा। अब और ज्यादा सोचना नहीं। आखिरकार रात हो गई और उसके चारों ओर की विलासिता के बावजूद शाम शांति से बीत गई। उसने टेक आर्टिकल्स पढ़े, PS5 पर कुछ राउंड खेले और पहले का बचा हुआ खाना गर्म करके खाया। ये रोमांचक नहीं था, लेकिन ये शांतिपूर्ण था। फिर भी वो खालीपन बना रहा। जैसे ही वो बिस्तर पर चढ़ा और नर्म हाई ट्रैड काउंट वाले कंबल को अपने कंधों पर खींचा, वो छत को घूरने लगा। मैं सिर्फ यही सब तो नहीं कर सकता, वो बुदबुदाया। वह जानता था कि अगर वो खुद को ऐसे ही अलग थलग रखता रहा तो स्वर्ग भी एक पिंजरे जैसा लगने लगेगा। लगता है मुझे लोगों से मिलना जुलना शुरू करना होगा, यह ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? वह खुद से बुदबुदाया। ज्यादा सोचना न चाहते हुए आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नींद में डूब गया। कल एक और दिन था और वह उत्सुकता से उन इनामों का इंतजार कर रहा था जो उसे मिलेंगे। शायद उसे आज की तरह कोई सरप्राइज मिले। वह सिर्फ इंतजार कर सकता था और देख सकता था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने। दिल